हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इट्स 20th नवंबर 2020। तो डेली इस समय हम करंट अफेयर की क्लास करते हैं और करंट अफेयर के जो नवीन महत्वपूर्ण विषय होते हैं उनको अपनी कक्षा में चर्चा करते हैं, ताकि हमारे जो करंट अफेयर का दृष्टिकोण है वो परीक्षा के लिए थोड़ा मजबूत और हो सके और हम नन्हे अनेकों नई नई चीजें समझ सकें। तो आज की इस क्लास के अंदर हम दो न्यू टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। पहला हमारा टॉपिक है लीलावती अवार्ड 2020। तो यह अवार्ड की शुरुआत की जा रही है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस नाम का कोई अवार्ड दिया जा रहा है। तो इसकी शुरुआत जो है ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो है उसकी तरफ से हो रही है। एजुकेशन मिनिस्ट्री कहीं ना कहीं देखो नाम से पता चला लीलावती अवार्ड है, तो यह अवार्ड मुख्य रूप से जो उसका मेन पॉइंट है भी ये बताया, तो फिर हम पूरा समझेंगे। तो इसका जो मुख्य कीवर्ड है यह महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है और महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए गए कार्यों के लिए यह अवार्ड दिया जाने वाला है। तो लीलावती अवार्ड अपने आप में खास महत्व रखता है। वही दूसरा टॉपिक है वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक। तो 2000 का यह जो सूचकांक था रिश्वतों के जोखिम को लेकर के, यह सूचकांक भी इस वर्ष का आ गया है। तो अब इस साल देखने वाली बात यह है कि भारत की स्थिति इसमें क्या है, भारत से कौन आगे है कौन पीछे है, इससे जुड़ी हुई जो भी चीजें होंगी वो हम समझेंगे। तो चलिए बिना देर किए अब हमारा पहला टॉपिक ले लेते हैं, इसको समझते हैं। एंड इम्पोर्टेंट बात एक इम्पोर्टेंट बात है और वो यह है कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। तो लीलावती अवार्ड 2020 को समझ लेते हैं। लीलावती अवार्ड 2020 क्या है, वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री की तरफ से यह अवार्ड इस साल शुरू किया गया है। तो पहली बार है, ठीक है। कैसे शुरू किया गया है इसको, अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद की सहायता से। तो यानी कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री तो अपना योगदान दे रहे हैं। मुख्य कौन है इस बार के अभी वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री, नाम बताइए। हाँ, रमेश पोखरियाल निशंक इस समय केंद्रीय शिक्षा मंत्री है। तो इनकी तरफ से यह काम किया जा रहा है। जाहिर सी बात है केंद्र की सहमति से ही सभी काम किए जाते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पद जो होता है अपने आप में बहुत बड़ा होता है। साथ ही अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का इसमें मुख्य योगदान रहने वाला है। तो यह अवार्ड किस दिशा में जा रहा है, देखो मुख्य रूप से इसका जो उद्देश्य है वह महिला सशक्तिकरण को लेकर है और इस वर्ष की इसकी जो थीम है वह भी महिला सशक्तिकरण ही है। अगर हम वर्तमान परिस्थिति को देखें, समझे और जाने तो कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है और जहां कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। केवल सरकार को ही नहीं लेकिन समाज को भी इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता वर्तमान में बनी हुई है और शायद यह जरूरत भी है वर्तमान स्थिति की, क्योंकि हम पिछले समय में देखते आ रहे हैं जिस प्रकार से स्थिति परिवर्तन हुआ है। एक थोड़ा चेंज हमें देखने को मिला है कि पैट्रियार्की सोसाइटी के अंदर बदलाव आया है। कहीं ना कहीं अब महत्व जो महिलाओं का था वो लगातार बढ़ रहा है और महिलाएं भी हमारे अर्थव्यवस्था में, हमारे समाज में अपनी एक विशेष भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं। यह तो स्पष्टीकरण हुआ है इस बात को लेकर के। वहीं साथ ही लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी घटनाएं जैसे कि बलात्कार की घटनाएं हम लगातार देखते रहते हैं, यह कहीं ना कहीं थम नहीं रही हैं। बहुत सारे फैक्टर जिम्मेदार हैं इसके लिए, बट फिर भी कहीं ना कहीं यहाँ सुधार की जरूरत है। वहीं अगर हम देखें जो बहुत सारे पिछड़े क्षेत्र हैं, गांव वगैरह हैं, वहां पर भी महिला सशक्तिकरण की बहुत ज्यादा जरूरत है। वहाँ कई क्षेत्र में ऐसे भी देखने को मिलते हैं जहाँ या तो लड़कियों को पढ़ाया ही नहीं जाता है या तो पढ़ाया जाता है तो उनकी पढ़ाई को 5वीं 8वीं 10वीं पर ला करके रोक देते हैं, इसका आगे नहीं पढ़ाते उनको। तो यह भी एक समस्या का विषय रहता है। वहीं साथ ही साथ कई बार ऐसा भी होता है कि महिलाओं को घर से बाहर निकलने की पूरी पाबंदियां होती हैं, उनके अधिकारों को सीमित कर दिया जाता है और कहीं ना कहीं उन्हें उनके स्वतंत्रता है उसको भी छोटा कर दिया, संकुचित कर दिया जाता है और उन्हें अपने विकास के अवसर नहीं प्रदान किए जाते। तो कहीं ना कहीं इन सभी पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए यह भी जरूरी है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत सारे अन्य अनेकों महत्वपूर्ण कदम उठाए जाए। तो उसी दिशा में एक अन्य महत्वपूर्ण कदम यह लीलावती अवार्ड के रूप में आया है। मुख्य जो उद्देश्य है वह महिला सशक्तिकरण को लेकर के है। इस वर्ष की थीम भी इसकी महिला सशक्तिकरण ही रखी गई है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो हमारा यह मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय, और साथ ही साथ जो यह अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद है, यह चाहते हैं, इन्होंने जो उद्देश्य रखा है इसको लेकर के, इन्होंने साथ में यह भी बात बताई है कि कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ हमारे समाज में निष्पक्ष और समान व्यवहार की अपेक्षा होती है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। सभी अपेक्षा करते हैं कि इस तरह की चीजें होनी चाहिए। खासतौर पर महिलाओं के मन में इन सभी बातों को लेकर के खास ही एक अलग दृष्टिकोण होता है। तो कहीं ना कहीं यह सभी चीजें होना जरूरी है। कहीं ना कहीं महिलाओं को जो प्राचीन काल से ही पुरुषों की तुलना कमतर समझा जाता रहा है, तो कहीं ना कहीं अब उस दृष्टिकोण में बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और सुधार होना चाहिए और महिलाओं को भी अब पुरुषों के समान ही रखना चाहिए, क्योंकि अब मुझे तो नहीं लगता कि शायद स्थितियां बहुत ज़्यादा बदली हुई हैं, पिछड़ी हैं। तो चीज़ें सुधारी जा सकती हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं। तो समान और निष्पक्ष व्यवहार को लेकर के कहीं ना कहीं
सरकार की तरफ से, विभागों की तरफ से यहाँ पे बहुत ज़्यादा उम्मीदें जताई जा रही हैं और ऐसा होने की संभावनाएं भी हैं। लेकिन जब तक समाज उठ करके आगे नहीं आएगा, समाज अपनी बातों को आगे नहीं रखेगा और समाज बदलाव की ओर अग्रसर नहीं होगा, शायद मुझे नहीं लगता कि ये सभी चीज़ें कभी संभव हो पाएगी। चलिए आगे चलते हैं और थोड़ा सा और समझते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब संस्थाओं ये जो अवार्ड दिया जा रहा है इसको लेकर के विभाग की तरफ से यह भी है कि जहां महिलाओं के साथ समान और निष्पक्ष व्यवहार की उम्मीद है, वहीं साथ ही साथ यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि संस्थाओं के अंदर महिलाओं के लिए विशेष अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो बहुत सारी संस्थाओं में यहाँ पर यह भी उम्मीद कर रहे हैं कि महिलाओं के लिए विशेष अवसर होंगे, उनके लिए खास पद बनाए जाएंगे, वह उन पदों पर नियुक्त होंगे और जिससे कि वह अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। तो कहीं ना कहीं यह जो बातें हो रही हैं इनसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम होगा। थोड़ा सा आगे समझ लेते हैं और ज्यादा। पुरस्कार की थीम मैं आपको बता ही चुका हूं, महिला सशक्तिकरण ही है। इसके अलावा यह जो पुरस्कार इस साल दिए जाने वाला है यह बहुविषयक क्षेत्रों में दिया जाने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल कोई एक क्षेत्र है इसमें आपने काम कर दिया तो उसके बाद आप यह अवार्ड ले लेंगे, ऐसा नहीं है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में अगर कोई विभाग है, कोई संस्था है, कोई और इसके अलावा कोई भी इंस्टीट्यूशन है, अगर कोई अच्छा काम किया है इन क्षेत्रों में, समझते हैं कौन कौन क्षेत्र हैं। स्वच्छता के क्षेत्र को लेकर के बात हो रही है, स्वास्थ्य के क्षेत्र को लेकर के बात की जा रही है, आत्मरक्षा को लेकर के बात की जा रही है, साक्षरता को लेकर के बात कर रहे हैं, उद्यमशीलता व कानूनी जागरूकता को लेकर के बात कर रहे हैं। इसके बाद इसमें ईटीसी भी लगा हुआ है, इत्यादि आदि आदि। यह ऐसे शब्द होते हैं जो अपने आप में व्यापकता समाये रहते हैं हमेशा ही। तो इसलिए जब भी यह शब्द आ जाते हैं तो लिखे हुए शब्दों का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और क्षेत्र भी व्यापक हो जाता है। और लेकिन जब भी हम यहाँ पे यह भी हम देख सकते हैं कि जो क्षेत्र यहाँ लिखे गए हैं उन सभी क्षेत्रों का भी अपने आप में बहुत ज्यादा खास महत्व है। किस प्रकार से खास महत्व है? महिलाओं के लिए स्वच्छता बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि महिलाएं समाज का एक ऐसा अंग होता है, परिवार का एक ऐसा पहलू होता है जो स्वच्छता के लेकर के विशेष ध्यान देता है। इनके लिए पानी एक बहुत ज़्यादा खास ज़रूरत होती है, क्योंकि पूरा का पूरा परिवार ही इन पे निर्भर करता है। तो कहीं ना कहीं स्वच्छता के क्षेत्र में भी काम किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम देखते हैं कि वर्तमान में ग्राउंड लेवल, वाटर लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि कई गाँव में, कई क्षेत्रों तक पानी की पहुंच नहीं हो पाती है। गर्मियों में तो खासतौर पर बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे कहीं ना कहीं महिलाएं बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य को लेकर के भी अगर हम बात करें तो महिलाएं जिस प्रकार से अपने दैनिक जीवन बिताते हैं उसकी वजह से देखने को मिलता है कि वो अपने स्वास्थ्य की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिससे उनकी बॉडी को काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और यह प्रॉब्लम उनको इंस्टेंट पता नहीं लगती, लेकिन आने वाले समय में जब वह 40, 45, 50 साल की उम्र तक पहुंचते हैं तब वह चीज़ें सब उभर के आती हैं सामने, और तब उन्हें बहुत सारी परेशानियां देखने को मिलती हैं। इसके अलावा आत्मरक्षा को लेकर के बात किया जाए तो कहीं ना कहीं डिफेंस भी जरूरी है, सेल्फ डिफेंस होनी चाहिए। आजकल हम यह देख पाते हैं कि सरकार के द्वारा जगह जगह पर सेल्फ डिफेंस के अलग अलग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, और यह सभी कार्यक्रम कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण माने भी जाते हैं। तो आत्मरक्षा के क्षेत्र में काम होना जरूरी है। साक्षरता को लेकर बता चुका हूं मैं भी कि लिटरेसी रेट जो है वो फीमेल्स का पहले बहुत ज्यादा डाउन था, अब धीरे धीरे सुधर रहा है। आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि सुधरता रहेगा और ये बढ़ता चलेगा। इसके अलावा उद्यमशीलता बता चुका हूँ कि जरूरी है कि महिलाएं भी बाहर निकलें, अर्थव्यवस्था के अंदर, इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके अलावा कानूनी जागरूकता भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी थी जब पिछले समय में मैंने एक डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर मैंने वीडियो रिलीज किया था, तो उस वीडियो के ऊपर बहुत सारी फीमेल्स के कमेंट आए थे। मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर भी, इंस्टाग्राम पे भी काफ़ियों ने कॉन्टैक्ट किया था, काफ़ी सारी लीगल एडवाइसेस के लिए ट्राई किया था। तो वैसे तो खैर हम टीचर हैं तो हमें लीगल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं है हमारे पास, बट जो भी हम हेल्प कर सकते थे या जो भी हम इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचा सकते थे वो हमने उन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। जैसे भी हेल्प हो सकती थी हमने वहां पर अपना बेस्ट देने की कोशिश की। तो कानूनी जागरूकता के क्षेत्र में भी बहुत सारे प्रयास होने की जरूरत है। तो यह बहुविषयक अवार्ड दिया जाने वाला है, तो इसके लिए जरूरी है कि इन सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण काम हो और इन सभी क्षेत्रों के तहत महिलाओं को बढ़ावा दिया जाए और वे अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, अपने विकास के कार्य करें। इसके अलावा मुख्य बात यही है कि बात लगातार करता हुआ आ रहा हूं मैं, तो अंत में वही बात लिखी हुई है कि इन सभी चीज़ों से कहीं ना कहीं सरकार को उम्मीद यही है कि जब यह लीलावती अवार्ड देना शुरू किया जाएगा तो यह कहीं ना कहीं संस्थानों को, विभागों को बढ़ावा देगा कि वह महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम करें और महिलाओं के विकास के नए नए अवसर तैयार करें। वहीं साथ ही साथ यहाँ पे यह भी उम्मीद हो रही है कि अब उच्च पदों पर महिलाओं की भर्तियों को लेकर के भी बहुत सारे रास्ते खुलेंगे, उनके लिए मार्ग प्रशस्त होंगे, जहां से वह अपने विकास के लिए अवसरों को प्राप्त कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर हम वर्तमान स्थिति को भी समझे तो हम यह पाते हैं कि
कहीं ना कहीं महिलाओं के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और जो भी अब तक की कमियां रही हैं उन कमियों को समझते हुए, जानते हुए उनसे उभरने का प्रयास किया जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर स्थितियां हो सकती हैं। तो यह सभी जो महत्वपूर्ण बात थी, यह मुख्य रूप से हम लीलावती अवार्ड 2020 को लेकर के बात कर रहे थे। इस साल शुरुआत हो रही है, यहाँ कहीं ना कहीं एक अपना एक अलग ही आर्टिकल बन रहा है महिला सशक्तिकरण को लेकर के। तो अगर आप आने वाले समय में कहीं भी अगर विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के या विमेन से रिलेटेड कोई भी आप अगर आर्टिकल लिखते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम लीलावती अवार्ड 2020 का मेंशन कर सकते हैं, खासतौर पे ये हाईलाइट रहेगा वहाँ पे, और ज़रूरी भी है। इसके अलावा साथ ही अगर हम लीलावती अवार्ड 2020 को ही समझे तो इसमें खास एक जो आकर्षण है, यह आकर्षण अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने बनाया हुआ है, क्योंकि मुख्य रूप से इसका योगदान यहाँ चल रहा है। तो क्वेश्चन काफ़ी सारे बन रहे हैं, हमने डिस्कस किए हैं। यह जो है एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट अपने आप में बता रहे हैं। अगर हम आने वाले टाइम में कहीं भी कुछ भी करते हैं तो बहुत ही इजीली हम इन सभी चीज़ों को तो अपने आंसर में एलोबरेट कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ज़रूरी है कि आप इस परिषद का नाम ध्यान रखें। और वहीं इस प्रकार का महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है तो सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्ट्री की मदद से हो रहा है, तो इसको मेंशन करना ना भूलें। तो पॉइंट्स याद रखिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपके लिए ये बहुत ज़्यादा मददगार सिद्ध हो सकते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो आगे अगला जो हमारा दूसरा टॉपिक है, यह वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक है। हर साल यह सूचकांक जारी होता है, तो इस साल का भी यह जो सूचकांक था 2020 का, यह सूचकांक अब रिलीज कर दिया गया। सूचकांक रिलीज हुआ, बहुत अच्छी बात है। इसमें ऑल ओवर वर्ल्ड 194 कंट्रीज को शामिल किया गया है। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग जैसे कि ऑटोनॉमी एंड सेमी ऑटोनॉमी फील्ड्स को भी शामिल किया गया है, जहाँ पे यह देखा गया है और विभिन्न पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर यह जांचने की कोशिश की गई है कि रिश्वत का जो जोखिम है वह किस हद तक है, वह कम है या ज़्यादा है, यह यहाँ पे देखने की कोशिश की गई है। तो वहीं हमें अब आज यह सूचकांक 2020 का है, इसको समझना है। इस सूचकांक को समझते हुए हमें खास तौर पे हमें जो ध्यान रखना है वह भारत का ध्यान रखना है कि भारत की स्थिति इसमें क्या है, पिछले वर्ष क्या स्थिति थी, इस वर्ष क्या स्थिति है, सुधार हुआ है, पतन हुआ है, वट एवर इज दैट, इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा कुछ अन्य पहलू और जो बनते हैं, जैसे कि किन विषयों को ध्यान में रखते हुए यह सूचकांक तैयार किया गया, या फिर ऐसे कौन से देश हैं जो इसमें अच्छी स्थिति में हैं या ऐसे कौन से देश हैं जो इसमें खराब स्थिति में है, यह भी समझना जरूरी है। देखो, टॉपिक कोई भी हो वह मैटर नहीं करता है, ठीक है, जरूरी यह है कि हम उसको किस तरह से जानते समझते हैं, क्योंकि टॉपिक के ऊपर हमारी बहुआयामी दृष्टिकोण होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि हम उस टॉपिक के ऊपर बहुआयामी दृष्टिकोण नहीं समझते तो हम किसी एक क्षेत्र में ही फंस जाएंगे और हम अपनी सारी चीजें उसी क्षेत्र को लेकर समझ लेंगे। अगर हमने पहले नकारात्मकता समझने की कोशिश की है तो हम नकारात्मकता में ही उलझ के रह जाएंगे, हम सकारात्मकता की ओर नहीं जाएंगे। अगर हमने पहले सकारात्मकता ले ली तो उसमें उलझ जाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि हम पहले से अपना माइंडसेट तैयार रखें कि हमें इसके ऊपर बहुआयामी दृष्टिकोण रखना है, यानी कि इसकी अच्छी चीजें भी समझनी है, इसकी बुरी चीजें भी समझनी है। अगर समस्याएं हैं तो वह समस्याएं क्या है, उन समस्याओं के पीछे का कारण क्या है और किस प्रकार से उनके लिए उपाय किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें बनती हैं, तो जरूरी है कि सभी चीजों को समझें। चलिए वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 को समझ के आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम इस साल की स्थिति देखें तो इसके अंदर अभी क्या हुआ है कि 194 कंट्रीज को शामिल किया है, फील्ड्स को शामिल किया है, या स्वायत्त और अर्ध स्वायत्त क्षेत्रों को शामिल किया है, जहाँ पे विभाग के द्वारा यह जांचने की कोशिश की गई है कि इनके अंदर व्यापार में रिश्वतों का जोखिम कितना है। एक टेंडेंसी अगर हम इंडिया को लेकर के बात करें तो इंडिया में हमने टेंडेंसी देखी है, यहाँ पर लोग क्या करते हैं, अपने काम निकलवाने के लिए रिश्वत को प्रायोरिटी रखते हैं। क्यों रखते हैं जी? क्योंकि इससे क्या होता है कि उनका पैसा तो खर्च होता है, यानी कि धन तो अधिक लगता है, लेकिन समय की बचत होती है और सारा काम उनका बहुत ही ज्यादा आराम से हो जाता है। सभी लोगों का यह प्रयास रहता है। केवल इतना ही नहीं, एक टेंडेंसी ये भी रही है कि रिश्वत की वजह से क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के जो काम नहीं भी होने वाले होते वो भी हो जाते हैं। तो इस तरह की चीजें होती हैं, देखी गई हैं। तो भारत में तो खैर काफी रहा है, तो कहीं ना कहीं केवल भारत में ही नहीं, यह ऑल ओवर वर्ल्ड है। पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं व्यापार के अंदर रिश्वतों का जोखिम बना हुआ है बहुत ज्यादा। तो उसको लेकर के ही जरूरी है कि यह इंडेक्स तैयार किया गया है और हमें समझे भी। अब ऐसा नहीं है कि सब में स्थिति समान है, कहीं पे ऐसा भी है कि जहाँ पर जो ये रिश्वत को लेकर के जोखिम है यह ज्यादा है, कहीं पर रिश्वत का यह जो जोखिम है यह कम है। तो वही हमें समझना है। तो 194 देश, क्षेत्र, स्वायत्त, अर्ध स्वायत्त क्षेत्र शामिल किए गए हैं, जिसके अंदर व्यापार रिश्वत जोखिम को समझने है यहाँ पर। तो इसे समझते हैं किसने तैयार किया गया है। देखो, एक ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर ग्लोबल लेवल पे रिश्वत रोधी मानक सेटिंग संगठन है। तो इस संगठन का नाम क्या है? ट्रेस नाम है इसका। तो इसने क्या करा, जो ट्रेस ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ही क्या हुआ है कि यह अब की बार
का यह जो इंडेक्स है यह जारी किया गया है। अगर हम भारत की इसके अंदर स्थिति की बात करें तो भारत की स्थिति इसके अंदर 45 अंकों के साथ 77वें स्थान पर बनी हुई है। यानी कि भारत को इस साल इस सूचकांक में कितने अंक दिए गए हैं? 45 अंक दिए गए हैं, और जिसकी वजह से भारत अब इस साल इसमें 77वें स्थान पर काबिज है। तो अगर हम भारत की स्थिति की तुलना लास्ट ईयर से करते हैं तो लास्ट ईयर में हम ये देखने को यह मिलता है कि सन 2019 के अंदर भारत के पास 48 अंक थे। ठीक है, इस साल भारत का 45 अंक है, यानी कि अगर अंकों के मामले में हम देखें तो भारत का जो स्कोर हुआ है यह हुआ है -3। पिछले साल कंपैरिजन भारत को 3 अंक जो है वह कम मिले हैं, लेकिन पिछले साल क्या था? पिछले साल भारत का जो स्थान था यह 78वां स्थान था, और इस साल भारत का स्थान क्या हो गया है? 77वां स्थान हो गया। तो यानी कि स्थान की पोजीशन में देख रहे हैं तो हम थोड़ा सा हमें अपग्रेड मिल रहा है मामला, लेकिन स्कोर की बात करें तो स्कोर में भारत का जो पॉइंट है वह -3 हुआ है। ठीक, तो अब तक हमने क्या समझा? भारत की स्थिति कंपेयर की है लास्ट ईयर और इस ईयर के साथ में। वही दूसरी चीज हमें क्या देखने को मिली है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इस सूचकांक को रिलीज करता है, क्या देखने की कोशिश हो रही है ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पे व्यापार रिश्वत का जोखिम कितना है। थोड़ी सी बात करते हैं ऐसा कौन से देश हैं जहां पर रिश्वतों को लेकर के जोखिम सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जोखिम किन देशों में बना हुआ है? उत्तर कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, दक्षिणी सूडान, वेनेजुएला एंड एरिट्रिया। यह 5 ऐसे देश हैं जिनके अंदर रिश्वतों को लेकर के जोखिम सबसे ज्यादा बना हुआ है। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा हम नहीं कह रहे, यह सूचकांक कह रहा है, यह रिपोर्ट कह रही है, यह बात बता रही है कि उत्तर कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, दक्षिणी सूडान, वेनेजुएला और एरिट्रिया के अंदर यह जोखिम सबसे ज्यादा बना हुआ है। वहीं कुछ ऐसे देश भी हैं जहां पर यह जोखिम बहुत ज्यादा कम है। यह है डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और न्यूजीलैंड। यह ऐसे देश हैं जहां पर रिश्वतों को लेकर के जोखिम सबसे ज्यादा कम बना हुआ है। तो एक तरफ हमने यह भी देख रहे हैं कौन से देश वो हैं जहां पर जोखिम सबसे ज्यादा है, वह भी देश है जहां पर जोखिम सबसे कम है। इसके अलावा भारत की स्थिति को हमने समझ लिया है। अगर इसके अलावा एक क्षेत्र और हम देखें तो वह है भारत और इसके पड़ोसी देश। ठीक है, अलग अलग टाइम पे हम देखते हैं कि हर जगह पे हमसे आर्टिकल पूछा जाता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसको स्थिति को भी समझ ले थोड़ा सा कि आसपास के क्षेत्र में क्या हो रहा है। भारत के आसपास के क्षेत्र में जितने भी देश हैं उन सभी देशों के अंदर रिश्वत को लेकर के जोखिम बहुत ज्यादा है। यानी कि भारत और इसके पड़ोसी देशों की स्थिति इस सूचकांक के अंदर भारत से नीचे है, क्योंकि वहां पर क्या है, जोखिम जो है वो भारत की तुलना में अधिक देखने को मिल रहा है। लेकिन केवल भूटान एकमात्र ऐसा देश है जो भारत से अग्रणी है, यानी कि इस सूचकांक में उसका स्थान भारत से ज्यादा है, यानी कि वो पहले आ रहा है। इसके अलावा बाकी सभी अन्य जो देश है उन सभी के अंदर स्थिति भारत से ज्यादा बदतर है, ऐसा भी देखने को मिला है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक के आपके जो भी हमें समझना था, जो भी हमारे कीवर्ड्स थे वैसे भी हम अच्छे से समझ चुके हैं, जान गए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि यह जो सूचकांक तैयार हुआ है यह किन आधारों पर तैयार किया गया है, मुख्य आधार क्या लिए गए। तो देखो मुख्य आधार जो थे वह मुख्य आधार 4 थे, उन 4 आधारों के ऊपर ही यह सूचकांक तैयार किया जाता है। तो इसके अंदर पहला आधार जो है यह है सरकार के साथ व्यापारिक बातचीत, यानी कि यहाँ देखने को यह मिल रहा है कि जो व्यापारी वर्ग है वह सभी, या जो हमारे अर्थव्यवस्था के अलग अलग तत्व है वह सरकार से व्यापारिक मामलों में किस प्रकार की बातचीत रखते हैं और किस प्रकार से अपनी रणनीतियां तैयार करते हैं। तो पहला मुख्य बिंदु जो है इस सूचकांक का तैयार होने का जो आधार बना हुआ है वह यह है सरकार के साथ व्यापारिक बातचीत। वहीं दूसरा जो हम देखने को मिलता है, ये दूसरा कारक है रिश्वत प्रतिरोधक और प्रवर्तन, यानी कि रिश्वत को रोकने के लिए, उस स्थिति को बदलने के लिए किस प्रकार से सरकार के द्वारा काम किए जा रहे हैं, व्यापारिक वर्गों के द्वारा किस प्रकार से काम किए जा रहे हैं, यह भी यहाँ समझने की बात हमेशा ही रहती है। तो दूसरा महत्वपूर्ण कारक यही है। तीसरा कारक है सरकार व सिविल सेवा पारदर्शिता। कहीं ना कहीं क्या होता है कि अर्थव्यवस्था के अंदर सिविल सेवकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सरकार की तो महत्वपूर्ण भूमिका सभी देशों में होती है, वहीं सिविल सर्वेंट भी दूसरा महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जो अर्थव्यवस्था को संभालते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार और सिविल सेवकों की पारदर्शिता को लेकर के यहाँ महत्वपूर्ण बात की जा रही है। तो यह इसका तीसरा महत्वपूर्ण आधार है। वहीं चौथा महत्वपूर्ण आधार मीडिया की भूमिका सहित नागरिक संगठन निगरानी क्षमता है। तो कहीं ना कहीं हम देखने को यह भी मिलता है कि मीडिया का सभी अर्थव्यवस्थाओं में खास योगदान होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के परिदृश्य में अगर हम समझे तो भारत के अंदर मुख्य रूप से लोकतंत्र के 4 स्तंभ कहे जाते थे, जिसमें चौथा स्तंभ कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बाद मीडिया का आता था। ठीक है, लेकिन वर्तमान स्थिति बहुत ज्यादा बदल गई है। जिस तरह की हम स्थिति देख रहे हैं आजकल, जिस प्रकार की आर्गुमेंट्स हो रही हैं, मीडिया पर एलिगेशन लग रहे हैं, कहीं ना कहीं मीडिया के उस महत्व के अंदर तो बहुत ज्यादा गिरावट हुई है।
ठीक है, तो यह 4 महत्वपूर्ण आधार हैं जिनको लेकर के यह सूचकांक प्रतिवर्ष तैयार किया जाता है और इसके विभिन्न क्षेत्रों को देखते हुए, समझते, जानते हुए अंततः यह सूचकांक तैयार किया जाता है। बाकी भारत की स्थिति याद रखिएगा, सन 2020 में भारत 45 अंकों के साथ 77वें स्थान पर काबिज है। आज की क्लास को यही विराम देते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ जिनको अपनी क्लास में हम डिस्कस करेंगे। बाकी वीडियो लाइक करें, बाकी लोगों तक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।